Okay, students, so let us discuss few examples. In the last lecture, we had discussed about, induced EMF, Faraday's law, and we had taken some examples based on Faraday's law. So now we will take some examples here, some numericals as well. So you can see this question यहाँ दिया गया है, a closed loop with the geometry shown in figure. तो यहाँ पे एक आप diagram देख सकते हैं, A, B, C, D, E, F इस तरह से. यहाँ पे we have this diagram. साइड लेंस भी दिए गए a 2a ठीक है. The shown figure is placed in a uniform magnetic field directed into the plane of the paper. तो यहाँ पे एक इस तरह से जो है magnetic field is directed into the plane of the paper. ठीक है. If the magnetic field decreases with time, determine the direction of the induced EMF in this loop. ठीक है. The magnetic field decreases with time. Alright. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसको P कह देता हूँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, मतलब इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम. ठीक है. दिस इज डिक्रीजिंग विद टाइम. ऑलराइट. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस talk about these two loops. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनगोइंग फ्लक्स है, तो यहाँ पे बेसिकली एक इनगोइंग फ्लक्स है. ठीक है. तो ये इनगोइंग फ्लक्स, राइट, ये क्या हो रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग विद टाइम. राइट. और हमने डिस्कस किया था फैराडेज लॉ में कि the EMF will be induced in such a way that ये इनगोइंग फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. राइट. तो ये हो गया कॉज. राइट. ये कॉज हो गया. लेंथ लॉ कहता है कि वो उस कॉज को अपोज करेगा. इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो इस कॉज को अपोज करेगा, या वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा. तो चेंज इन फ्लक्स कैसा है, तो इनगोइंग फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सो दिस इज द कॉज. एंड द EMF will be induced in such a way, the EMF will be induced in such a way that कि वो cause को अपोज करेगा, such a way that कि इनगोइंग फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज ना हो, यानी वो बढ़े. ओके. तो ये कैसे होगा, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे. देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का कहाँ चाहिए, आपको अंदर चाहिए. ठीक है. अंदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो थंब आपने ऐसे रखा और उंगलियों का ऐसे कर्व किया, मतलब करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करेगी, इस तरह से. ठीक है. इस तरह से फ्लो करेगी करंट. तो यहाँ पे जो ये करंट है, द करंट हैज टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन. इंड्यूस करंट, विच करंट, इंड्यूस करंट. तो जब इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लो करेगी, राइट, इस तरह से, ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. मैं जिस घड़ी को देख रहा था, तो दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑलराइट. ओके. समझ में आ रहा है आप लोगों को. ठीक है. आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब रखा इस तरह से, थंब, और ये है आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन. तो इंड्यूस करंट इस तरह से होगा, नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये है अपना इंड्यूस करंट. राइट. दिस इज हाउ इंड्यूस करंट विल बी देयर. तो इसको मैं I1 कह देता हूँ. ठीक है. क्योंकि ये फर्स्ट लूप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें सेकेंड लूप के बारे में, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड लूप, तो उसमें भी इसी तरह से होगा, क्योंकि दोनों में इनगोइंग फ्लक्स क्या हो रहा है, इनगोइंग फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो वो लॉजिक सेम रहेगा. ठीक है. तो जो अपना सेकेंड लूप है, राइट, सेकेंड लूप का एरिया बड़ा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बड़ा होगा. फ्लक्स जो होता है वो B इंटू A इंटू कॉस थीटा. राइट. खैर थीटा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 क्यों होगा, क्योंकि जो फील्ड है वो भी अंदर है और आप एरिया वेक्टर भी अंदर ले सकते हो. ठीक है. तो फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों अंदर जब लोगे आप,
तो बेसिकली थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स हो गया बी ए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा डी बाई डी टी बी ए, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी। तो आप देख सकते हैं कि अगर एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, तो सेकंड वाले का एरिया ज़्यादा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, सेकंड वाले में इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे भी जो बी एक्सटर्नल है वो कैसा है, बी एक्सटर्नल अंदर की तरफ है, और वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए जो इन गोइंग फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऐसा इंड्यूस होगा ताकि वो इन गोइंग फ्लक्स को डिक्रीज ना होने दे, यानी वो चेंज को अपोज करे। वो क्या करे, वो चेंज को अपोज करता है। तो इंड्यूस ईएमएफ होता है फ्रेंड्स, इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। क्या करता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो ये इनगोइंग फ्लक्स आप देख रहे हो, राइट, इनगोइंग फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो इनगोइंग फ्लक्स को डिक्रीज ना होने दे, मतलब उसको इंक्रीज करे, मतलब उसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए जो कॉइल का फील्ड है, कॉइल की वजह से जो फील्ड होगा, इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड होगा, वो एक्सटर्नल फील्ड के जैसा होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फील्ड अंदर है, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अंदर के डायरेक्शन में, तो इसलिए कॉइल का जो फील्ड है, कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी अंदर के डायरेक्शन में होना चाहिए। इट शुड आल्सो बी इन द अंदर डायरेक्शन और द परपेंडिकुलरली इनसाइड। ठीक है, सो दिस इज बी एक्सटर्नल एंड दिस इज नाउ बी कॉइल। ठीक है, तो बी एक्सटर्नल एंड बी कॉइल दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ओके, आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी कहानी वही है कि इंड्यूस करंट जो है वो इस तरह से होगा, तो ये I2 और ये I2 फ्लो। अब हम लोग ये दोनों जो डायग्राम है इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे, we'll combine both these diagrams. Okay, so let us combine both the diagrams and तो देखो स्टूडेंट, जब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो let us combine this। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए रेड कलर, तो फिर से मैंने बनाया ये डायग्राम, और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये बीच वाला जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, तो इसमें यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ पे I2, I1 नीचे और I2 ऊपर। तो लेकिन आपको पता है कि ये जो कॉइल है इसका जो ईएमएफ होगा E1 और इसका ईएमएफ E2, तो आपको मैंने समझाया था कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1, राइट, E2 विल बी ग्रेटर देन E1 क्योंकि जो सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप का एरिया बड़ा है, और अगर एरिया बड़ा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बड़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बड़ा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, राइट, तो ईएमएफ यहाँ पे जो आप देखोगे तो नेट ईएमएफ यहाँ पे जो नेट करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये जो सेकेंड लूप है इसका करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो उसको अगर हम पॉजिटिव मान लें, और ये दूसरा जो है इसका करंट नीचे फ्लो हो रहा है, तो वो हो जाएगा I2 माइनस I1, ये हो जाएगा नेट करंट। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखा सकते हो यहाँ पे ये I1 ये I1 हो गया, और यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में, और यहाँ पे I1। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम बन गया। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो है फ्लक्स का चेंज कंसीडर किया। ठीक है, और उससे हम लोगों ने ये देखा कि जो रेट ऑफ जो फ्लक्स है, फ्लक्स में चेंज कैसा है, और उस फ्लक्स के चेंज को जो है इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ अपोज करने की कोशिश करता है। दिस इज एज पर लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज दैट हैज कॉज्ड इट। तो जो चेंज दैट हैज कॉज्ड इट वो उसको अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, so that is the most important point. Let us take one more example here. Okay, we'll try to understand this concept very well. So okay students, so let us now take another example here. यहाँ पे दिया गया है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a having, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर लूप है
इसका रेडियस a दिया गया है एंड हैविंग n टर्न्स इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए वो दिए गए n, kept in a horizontal plane, a uniform magnetic field B exists in a vertical direction as shown in figure. यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इफ द लूप इज रोटेटेड विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. मतलब इस तरह से वो कह रहे हैं, ए पार्ट में कह रहे हैं कि जो ऐसे मान लो कि ये अभी सर्कल है, तो इस सर्कल में ये रहा, ये एक्सिस, वो एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास हो रहा है, अगर इस तरह से रोटेट हो. ओके, ठीक है. अगर इस तरह से रोटेट होगा तो फ्लक्स के बारे में सोचते हैं. फ्लक्स क्या होता है? तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो उसका जो एरिया है वो एरिया कांस्टेंट रहेगा, राइट. अगर वो इस तरह घूमेगा, राइट, अगर वो इस तरह से घूमेगा तो उसका एरिया कांस्टेंट है, राइट. उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, और जो फील्ड उसके थ्रू निकल रहा है वो फील्ड भी कांस्टेंट है, क्योंकि फील्ड तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि फील्ड चेंज, तो फील्ड नहीं चेंज हो रहा, फील्ड कांस्टेंट है, बिकॉज़ there's been nothing said about the field, so field is constant. ठीक है, तो फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट. अब फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा इस केस में. तो जो फ्लक्स है, राइट, फ्लक्स इज इक्वल टू फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा. तो यहाँ पे ये तीनों कांस्टेंट है. जो फील्ड है, फील्ड भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया है. जो एरिया है, एरिया भी कांस्टेंट है, ठीक है, और थीटा तो जीरो ही है, यानी वो भी कांस्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा जो फ्लक्स है ये कांस्टेंट हो जाता है फर्स्ट केस में. इसलिए अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे यानी ईएमएफ निकालोगे, डी फाई बाई डी टी करोगे, तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा जीरो, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा जीरो, यानी ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस्ड. ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट. ओके, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है हमें. सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है कि इफ इट रोटेट्स अबाउट द डायमीटर, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से, जैसे कि ये सर्कल है और ये अपने डायमीटर के अबाउट अगर रोटेट हो, ठीक है, ओके, अगर वो अपने डायमीटर के अबाउट क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, रोटेट हो इस तरह से, अगर रोटेट हो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा. तो अब ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो, जब ये आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. I'll explain this to you with an example. जैसे मान लो कि ये लूप है, ठीक है, दिस इज लूप. ओके, तो पहले ये लूप ऐसे घूम रहा था, ऐसे. जब ऐसे घूम रहा था तो फील्ड भी कांस्टेंट था, एरिया भी कांस्टेंट था, थीटा भी कांस्टेंट, ठीक है. लेकिन अगर ये लूप ऐसे घूमने लग जाए इस तरह से, तो एरिया कांस्टेंट है, फील्ड भी कांस्टेंट है, लेकिन थीटा कांस्टेंट नहीं है. थीटा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर घूम रहा है, एरिया वेक्टर एरिया के साथ घूम रहा है. ये बात समझ में आ रही है आपको? एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर जो है वो एरिया के साथ घूम रहा है, देखो इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से एरिया वेक्टर. और फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, फील्ड जो है वो कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर घूम रहा है. तो ये तो दो वेक्टर है, राइट. तो एक एक वेक्टर कौन सा है, एक वेक्टर है आपका फील्ड, फील्ड इज कांस्टेंट परपेंडिकुलर इनसाइड, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर घूम रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, यानी थीटा इज चेंजिंग. अब जो है, अब थीटा चेंज हो रहा है, ये इस तरह से घूमे जा रहा है, ठीक है, तो अब थीटा चेंज होने वाला है. तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है. तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है बोलो, फ्लक्स फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा, ठीक है. और आप चाहो तो थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा, क्या होता है, ओमेगा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा. तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा आपको ओमेगा टी, आपने डाल दिया तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है. तो यहाँ पे आपको समझना है जो थीटा है, तो यहाँ पे फील्ड क्या है, फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा वेरी कर रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर घूम रहा है, क्योंकि ये पूरा एरिया जब घूम रहा है डायमीटर के अबाउट,
तो इसका जो एरिया वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर, जैसा कि अगर आप इस पेन को मान लो एरिया वेक्टर, तो वो घूमेगा इसके साथ, राइट। जैसे मैंने समझाया आपको, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लो, राइट, इफ दिस इज अ लूप और ये इसका एरिया वेक्टर है, राइट, इस तरह से एरिया वेक्टर, एरिया का परपेंडिकुलर, तो अगर ये एरिया घूमेगा तो ये भी घूमेगा, है कि नहीं, दिस विल आल्सो मूव, तो एरिया वेक्टर विल चेंज इट्स डायरेक्शन, इसलिए थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ, ईएमएफ हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें बी कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे यू कैन यूज द फॉर्मूला, बेसिकली E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। एक्चुअली हम लोग एक्चुअल फॉर्मूला है वो ही लिख देते हैं यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस बी ए, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ से आप देखोगे तो ईएमएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ईएमएफ सेकेंड पार्ट का, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आप चाहो तो एरिया की जगह लिख दो पाई ए स्क्वायर, क्योंकि वो आपको दिया गया है। तो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न, यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि n टर्न्स दिए गए, तो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न, ठीक है। एक टर्न में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो, लेकिन यहाँ टर्न्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल टर्न्स तो n है, राइट, ज्यादा टर्न्स दिए गए, तो इसलिए जो आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न, ये जो आया है दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न। तो टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, टोटल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न, तो वो हो जाएगा n टाइम्स b, और एरिया कितना है, एरिया है पाई ए स्क्वायर, तो n बी ए हो गया, और ये हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इस तरह से हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग लेने वाले अगला एग्जाम्पल, तो आप लोग बने रहिए यहाँ पे, देखते रहिए ध्यान से, you will take the next. Okay students, so this we're going to take one more example. This is very very important example. यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर है shows two circular rings. यहाँ पे तीन फिगर है, फिगर A, फिगर B, right, this one, and we have this फिगर C, ठीक है। तो फिगर A में आप देख सकते हो कि ये दो लूप्स हैं और दोनों इस तरह से ज्वाइन है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दिया गया है हम लोगों को तीन डायग्राम्स दिए गए, ठीक है। तो पहले डायग्राम आप देख सकते हैं ऐसा है, दूसरे डायग्राम में इस लूप को, यानी जो यहाँ पे लूप है बी, इस वाले लूप को लेकर, ये जो आपको दिख रहा है इस वाले लूप को यहाँ पे डाल दिया गया है, राइट, तो इस तरह से मोड़ के यहाँ पे रख दिया गया है इसको। और थर्ड वाले में आप देख सकते हैं कि इसको घुमा दिया गया है, राइट, इसको इस तरह से टर्न कर दिया गया, तो ये इस तरह से इसको टर्न कर दिया गया। तो बेसिकली ये तीनों जो डायग्राम है इसमें दो लूप्स है, लेकिन वो दोनों लूप्स के जो अरेंजमेंट्स है उसके ओरिएंटेशन में थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि फिगर शोज टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी joined together with wires of negligible resistance. Figure B shows the pattern obtained by folding the small loop in the plane of the large loop, इस तरह से फोल्ड कर दिया। और फिगर सी में आप देख सकते हो जो स्मॉलर लूप है उसको पूरा एक 180 डिग्री टर्न कर दिया गया है, ठीक है, ओके। और दिया गया है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड यहाँ दिया गया है, बोला गया dv by dt is k,
डी बाई डी टी इज के, और यहाँ बोला गया if the resistance per unit length of the wire is lambda, if the resistance per unit length of the wire is lambda, then determine the induced current in each case, then determine the induced current in each case. ठीक है, ऐसा हम लोगों को बोला गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ए पार्ट इसका, we'll try to solve the A part. Okay, so let us take the first diagram here. तो पहले डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो ये बड़े वाले लूप का जो एरिया है, राइट, वो एरिया है पाई ए स्क्वायर, और जो यहाँ दूसरा लूप है उसका एरिया है पाई बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो लूप्स है दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, जो कि ये दोनों जो लूप्स हैं उसमें सिमिलर तरीके से, जैसे यहाँ पे dv बाई डी टी प्लस के है, यहाँ पे dv बाई डी टी प्लस के है, दोनों का एरिया वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों के फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में, राइट। दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल कर हम दोनों में ईएमएफ इंड्यूस निकालेंगे, और वो दोनों ईएमएफ जो है वो एक ही, उसका सेंस एक ही होगा, दोनों ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 प्लस E2, ये हो जाएगा d फाई वन बाई डी टी यानी फर्स्ट लूप के लिए, और d फाई टू बाई डी टी सेकेंड लूप के लिए। ठीक है, तो पहले लूप के लिए आप लिख दीजिए d बाई डी टी हो जाएगा फील्ड इंटू एरिया A1, और दूसरे वाले के लिए d बाई डी टी फील्ड इंटू एरिया A2। तो एरिया तो कांस्टेंट है, वो आप बाहर ले लीजिए, तो वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड हमें दिया गया था क्वेश्चन में, वो के दिया गया था, है कि नहीं। और जो एरिया है सेकेंड वाले का वो है पाई बी स्क्वायर, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड तो आपको दिया गया है प्लस के। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का वो क्या आएगा, वो आएगा पाई कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो डी बाई डी टी है वो हो जाएगा के। ठीक है, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो आइए हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। वैसे ये तो हमने ईएमएफ निकाल लिया, तो हमें करंट भी तो निकालना है। तो करंट क्या होगा, करंट होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा, करंट होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ इज पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको यहाँ दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस है इट इज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तो आप निकाल लोगे यहाँ पे पर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा है, और टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी, यानी 2 पाई ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको करंट कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के डिवाइड बाई 2 लैम्डा इंटू ए प्लस बी। तो उसको लिख दीजिए, करंट मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा इंटू ए प्लस बी। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट के लिए आंसर क्या होगा। ठीक है, लेट अस नाउ try to solve the second part of this question. Okay students, now let us try to solve the second part. तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल एरिया आप कंसीडर करोगे, राइट, तो ओवरऑल एरिया कंसीडर होगा यहाँ पे, वो देखना होगा आपको। तो जो पहला लूप है, राइट, तो पहले लूप के लिए यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लूप है वो इस तरह से, मतलब अगर करंट फ्लो होगा वो उस लूप में होगा, है कि नहीं। तो मैं आपको जस्ट एक बार रफली समझा देता हूँ यहाँ पे कि जो करंट अगर है, मानिए
करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो वो करंट बस इस तरह से फ्लो होगा, राइट, इस लूप में होगा। तो बेसिकली लूप में यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला एरिया कंसीडर, ओनली दिस एरिया, ओके, दिस इज द एरिया वी हैव टू कंसीडर, नॉट द एंटायर एरिया। तो ये एरिया कितना है, तो ये एरिया निकाल लीजिए आप। तो ये एरिया हो जाएगा पाई, तो बड़े वाले का एरिया पाई ए स्क्वायर और छोटे वाले का एरिया हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एरिया। और अब आपको क्या निकालना है, आपको ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या होता है, वो होता है डी फाई बाई डी टी। फाई इज फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, एरिया तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आप एरिया ले लिए, और ये हो गया डीवी बाई डी टी। तो एरिया कितना है, एरिया है पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डीवी बाई डी टी कितना है, वो है के, ठीक है, उसका वैल्यू कितना दिया गया हम लोगों को, के दिया गया। अब बस आपको यहाँ से क्या निकालना है, बस आपको यहाँ से करंट निकालना है। करंट क्या होगा, वो होगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है, पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बचपन में, ठीक है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करेंगे। रेजिस्टेंस कितना है अभी देखा था हमने, रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल लेंथ इंटू लैम्डा। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, वो होगा अभी भी 2 पाई इंटू ए प्लस बी इंटू लैम्डा, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो करंट आएगा, ये करंट आ जाएगा ए माइनस बी के डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा, ए माइनस बी के डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लूप है वो बेसिकली इस तरह से था, ठीक है नहीं, इस तरह से ये घुमा हुआ था लूप। तो ये मैं आपको एक बार फिर यहाँ से हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि लूप जो है ऐसा था, इस तरह से, राइट, ये लूप था, इसमें करंट फ्लो होने वाला था, दिस इज द लूप। इसके थ्रू, इसके ये इसका जो एरिया इस लूप का वो हमें लेना था, राइट, इसके लिए हम लोगों ने ये वाला एरिया कंसीडर किया, इसके बीच वाला, इन दोनों वायर्स के इधर बीच वाला एरिया। तो वो एरिया कितना आया, वो आया पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, और फिर यहाँ से करंट निकाला हमने ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करके, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, हम लोग लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व, ओके, लेट अस डू दैट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इसमें सी पार्ट, ये जो फिगर यहाँ पे सी दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर ये दो लूप्स हैं, राइट, देखिए यहाँ पे ये जो दो लूप्स दिए गए हैं, राइट, तो ये कैसे है, तो आप देख सकते हो कि जो दूसरा लूप है उस लूप को इस तरह से घुमा दिया गया है, 180 डिग्री पे उसको टर्न कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला लूप जैसा था वैसा है, नॉर्मली जैसा था वैसा है, और दूसरा लूप को टर्न कर दिया गया। तो पहले लूप का एरिया वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरे लूप को टर्न कर दिया, उसका एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है। तो पहले लूप के लिए अगर थीटा 0 लेंगे हम, तो दूसरे लूप के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, थीटा यानी एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस बार जो ईएमएफ राइट होगा, आप देखोगे पहला वाला, उसके लिए अगर ईएमएफ पॉजिटिव होगी थीटा 0 हो जाएगा, इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, और इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, इसके लिए थीटा हो जाएगा 180, ओके। तो वो हो जाएगा cos 0 यानी +1 और cos 180 -1, तो E1 माइनस वो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है, E1 माइनस E2, तो E1 आप निकाल लो, तो वो हो जाएगा d5 बाई डी टी, पाई की जगह आप लिखोगे फील्ड इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम डी टी, तो d5 बाई डी टी, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे फिर से d5 बाई डी टी आप लिखोगे फील्ड इंटू पाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो पहले वाले में पाई ए स्क्वायर यानी एरिया कांस्टेंट हो बाहर आएगा, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा के, और दूसरे वाले में भी पाई बी स्क्वायर बाहर आएगा, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो आप यहाँ से पाई के कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ईएमएफ, ठीक है। अब करंट क्या होगा, करंट होगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा पाई के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी, ये जो रेजिस्टेंस है दोनों के मैंने ऐड कर दिया, इंटू लैम्डा करना, ये लेंथ हो गया, और ये इंटू लैम्डा, क्योंकि आपको लैम्डा दिया गया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा लैम्डा इंटू लेंथ। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ से करंट मिल गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आपका आया था इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में वही आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, ये हो गया करंट इज इक्वल टू के इंटू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख दोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस बी इंटू लैम्डा, तो ए प्लस बी कैंसिल हो गया, और करंट हो गया के इंटू ए माइनस बी बाय 2 lambda. Okay, okay, so this is how we are going to solve it. All right, so we have finished up with this question. So students, let us take the next example. इसमें दिया गया है BCA is a semicircular conducting loop of radius r. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये semicircular loop है जिसका नाम यहाँ पे BCE दिया गया है, और इसका जो रेडियस है वो r है विद सेंटर O, तो इसका जो सेंटर है यहाँ पे ये O है। The plane of the loop being in the plane of the paper, तो ये एक लूप है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर लूप है, इसको आप इस तरह वी कैन कंप्लीट इट एक्चुअली। मैं इसको पूरा कर देता हूँ, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, तो ये लाइन ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सेमी सर्कुलर लूप यहाँ दिया गया है जो कि रोटेट करने वाला ओ के अबाउट। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट ओ, ये जो ओ है ओ के अबाउट ये रोटेट करने वाला है, इस तरह से गोल गोल घूमने वाला है, और इसका ये ओमेगा दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी। So if the loop is now made to rotate with an angular velocity omega, the effective resistance of the loop is R. ये जो loop है इसका effective resistance आपको दिया गया है, R दिया गया है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, this is the resistance। और रेडियस इसका हमें दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है जो रेडियस है वो R है। ओके, और बोला गया है कि यहाँ पे obtain an expression of the magnitude of the induced current in the loop। ठीक है, ये जो लूप है इस लूप में हमें इंड्यूस्ड करंट जो है उसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि इंड्यूस्ड करंट निकालने से पहले हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना जरूरी है। ठीक है, तब हम इंड्यूस करंट जो है वो आराम से निकाल सकता है। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। तो जब ये लूप थोड़ा घूम जाएगा और अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैं आपको इधर समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो जैसे इस तरह से ये लाइन ले लिया मैंने, और वो इस तरह से घूम जाएगा। ठीक है, इस तरह से घूमेगा। ओके, तो उसका एक एरिया जो है पर्टिकुलर एरिया, वो हम लोग देख सकते हैं कि वो अंदर आ चुका होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लूप को रेड कलर से दिखाया है, तो मैं यहाँ फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं कि इतना जो एरिया है उसका मतलब टाइम के साथ वो चेंज होता जाएगा, लेकिन अगर मैं एक इंस्टेंट टी की बात करूँ, अगर मैं एक इंस्टेंट टी की बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया आप देख सकते हो ये अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, और टाइम के साथ साथ ये एरिया चेंज होता जाएगा, राइट। फील्ड तो कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट है, एक तो फील्ड कांस्टेंट है, और जो थीटा है वो थीटा कांस्टेंट है, थीटा तो जीरो ही हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि हमने एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ ले लिया और फील्ड भी अंदर की तरफ है, ये तो हमने एज्यूम कर लिया। स्टार्टिंग में आप एक कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया, तो जो ईएमएफ है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ओके, और आपको अगर एग्जैक्ट निकालना है साइन के साथ, तो आप माइनस साइन ले लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो वी विल राइट इट एज
माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेट अस सॉल्व इट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फील्ड इंटू एरिया, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो विच इज 1। अब इसका एरिया कितना होगा इस वाले पोर्शन का, ये जो हमने इसको रेड मार्क किया है, अभी इसको ब्लैक से दिखा दिया, ये जो सेक्टर है राइट, इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया आपने पढ़ा है, ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा क्या है, तो ये जो सेक्टर है ना, ये जो यहाँ पे सेक्टर जो कि फील्ड के अंदर है, तो वहां पे ये जितना एंगल थीटा बन रहा है वो है ये थीटा। ठीक है, और ये है इसका रेडियस। तो इसका जो एरिया है वो एरिया है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को इसमें डाल देंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ, तो फील्ड तो कांस्टेंट है, आप उसको बाहर ले सकते हैं, इनटू एरिया। एरिया कितना है, एरिया है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, ये एरिया। तो अभी आप इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए। बी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है और टू भी कांस्टेंट है। तो बी आर स्क्वायर बाई टू कांस्टेंट है, थीटा तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि जैसे जैसे वो घूम रहा है, सॉरी यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे टू। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर बाई टू और अंदर होगा डी थीटा बाई डी टी। तो जैसे जैसे लूप घूम रहा है वो थीटा चेंज हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा क्या है, वो ओमेगा है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस बी आर स्क्वायर बाई टू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा। तो ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अगर ईएमएफ इंड्यूस मिल गया तो करंट तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि करंट क्या होगा, करंट होगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, तो यू कैन फाइंड आउट द करंट। चलो लेट अस फाइंड आउट द करंट। करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, पूरे लूप का इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया गया है आर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईएमएफ हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आपको बस क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको बस आर से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई आर। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा करंट। तो ये हो जाएगा माइनस बी आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर क्या है, रेडियस है, तो माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन का बी पार्ट। तो देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछा गया है। ये था इसका। हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गोइंग ऑन फॉर दिस वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बी पार्ट में पूछा गया है कि शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द लूप इज एंटरिंग रीजन 2। तो यहाँ पे ये जो है ये रीजन 2 है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लूप पहले जहाँ था वो रीजन 1। वो घूम रहा है, इट्स रोटेटिंग राइट, इट्स रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो वो इधर से रोटेट होकर इसमें एंटर करेगा राइट। जब वो एंटर करेगा तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें सिर्फ देखना होगा कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किस तरह से चेंज हो रहा है, और वो जो फ्लक्स है चेंज इन फ्लक्स को अपोज कैसे करेगा इंड्यूस करंट, बस उतना ही आपको सोचना है। तो सबसे पहले आप देख लो, जो फ्लक्स है वो इन गोइंग फ्लक्स है राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इन गोइंग फ्लक्स वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है वो एरिया बढ़ता जा रहा है राइट। ये एरिया बढ़ता जा रहा है, अगली बार ये यहाँ पहुंच जाएगा, वो एरिया और बढ़ जाएगा, फिर वो यहाँ पहुंच जाएगा, वो एरिया और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया बढ़ रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स इज फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब वो एरिया बढ़ रहा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्चुअली वो उसके थ्रू पास हो रहा है राइट, कट कर रहा है, वो बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई द इनगोइंग फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो इनगोइंग फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज द कॉज। ठीक है, अब अपने को पता है कि EMF will be induced in such a way that it will oppose the cause, or it will oppose the change in flux. Okay, so let us talk about it.
तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनगोइंग फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तो EMF will be induced in such a way that, इस तरह से होगा, such a way that it will try to oppose the change in flux. It will try to oppose the change in flux. वो change in flux को oppose करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ flux क्या हो रहा है, flux बढ़ रहा है, ठीक है। तो EMF इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो जो फ्लक्स है वो घटे, राइट। जो इनगोइंग फ्लक्स है ये कॉज है, इफेक्ट ऐसा होगा कि इनगोइंग फ्लक्स घटे। अब कोई चीज डिक्रीज हो तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अपोज करना पड़ता है, राइट, उस चीज को, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इनगोइंग फ्लक्स डिक्रीज हो, ये डिक्रीज हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो कॉइल का फील्ड है, कॉइल में जो करंट होगा, इंड्यूस करंट, उस इंड्यूस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसको हम बी कॉइल कहते हैं। तो वो जो बी कॉइल है वो क्या करना चाहिए, वो इस एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करना चाहिए, ठीक है। यानी अपोजिशन होगा तो ये इनगोइंग फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो अपोज कैसे होगा, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के फील्ड की बात हो रही है। एक हो रहा है बी एक्सटर्नल, तो जो बी एक्सटर्नल है हम बात कर लेते हैं। तो बी एक्सटर्नल, इसके अंदर ये जो यहाँ पे लूप है, सॉरी ये रीजन 2 जो है, इसमें ये है बी एक्सटर्नल। तो बी एक्सटर्नल किधर है, वो अंदर की तरफ। तो जो ये लूप है, राइट, इस लूप का जो खुद का जो फील्ड होगा, राइट, बी कॉइल, वो बाहर की तरफ होना चाहिए। बी कॉइल कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, राइट। तो बी एक्सटर्नल जो है, बी एक्सटर्नल कैसा है, वो परपेंडिकुलरली इनसाइड है। बी एक्सटर्नल इज परपेंडिकुलरली इनसाइड। तो जो कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट शुड बी आउटसाइड, तभी वो उसको अपोज करेगा। और तब जाके ये जो इनगोइंग फ्लक्स आप देख रहे हो, ये इनगोइंग फ्लक्स क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। ओके, तो ये होने के लिए, अगर इस तरह से होना है फील्ड, तो उसमें करंट कैसा होगा, तो आपको पता है एक लूप के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप के लिए हम लोग फील्ड के अलोंग थंब रखते हैं। फील्ड के अलोंग क्या रखते हैं, थंब। अब फील्ड जो है वो मेरी तरफ है क्योंकि इट्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड। या आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आपको दिख रहा है, तो आप इसकी तरफ थंब रखोगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यू विल कीप योर थंब लाइक दिस एंड द कर्ल ऑफ द फिंगर, and the curl of the finger will give you the direction of the magnet of the induced current, and the curl of the finger will give you the direction of the induced current। तो इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ डायग्राम। इस तरह से आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो द करंट विल बी इन anti-clockwise direction. Okay, so this current will be basically in the anti-clockwise direction. Okay, so this was the B part of it. Now let us take the last part, that is the C part. So C part is also very important. So let us take that. Okay students, तो यहाँ पे ये दिया गया है हम लोगों को थर्ड पार्ट। Plot a graph between induced EMF and the time of rotation for the two periods of rotation. तो क्या करना है हमें यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है। We have to plot a graph, ठीक है। So the graph has to be plotted between the induced EMF and the time, alright। तो जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये होगा टाइम पीरियड। तो हम लोग यहाँ पे अगर ले लें 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 4 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई, ठीक है। ओके, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमने कैलकुलेट किया था। ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा था, फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। और वो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो ये बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, राइट, ठीक है।
ओके, तो अगर एक बार आप देखोगे जब वो अंदर की तरफ आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और जब वो घूम के बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स घट रहा होगा। तो एक बार अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर निकलते वक्त करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। यानी आधे टाइम पीरियड के लिए ईएमएफ अगर ऐसा लिया हमने, तो नेक्स्ट आधे टाइम पीरियड के लिए जो ईएमएफ होगा वो नेगेटिव होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर आपने पहले टाइम पीरियड के लिए आपने ले लिया कि ईएमएफ इज बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, तो सेकेंड हाफ के लिए आप क्या लोगे, माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। मैं फिर समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये जो है, ये जब ये इस तरह से अंदर आ रहा होगा फील्ड के, तो उस वक्त जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो पॉजिटिव है। वो कैसे है, और मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, द इन गोइंग फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तब करंट कैसा आया था, एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये बाहर निकल रहा होगा, घूम कर वापस बाहर निकल रहा होगा, तो जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, यानी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। तो मतलब कहने का ये है कि इन गोइंग फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, और उस वक्त जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है करंट दोनों सिचुएशन में, इसलिए हम ईएमएफ का डायरेक्शन भी अलग अलग लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज पाई बाई ओमेगा, ये आधा टाइम पीरियड को, और ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये पूरा टाइम। इसके बाद फिर से जो करंट है वो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और ईएमएफ हम फिर से पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आधे टाइम पीरियड के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम बनेगा। ये है 3 पाई बाई ओमेगा, और ये है आपका 4 पाई बाई ओमेगा। हम लोगों ने दो टाइम पीरियड के लिए इसको प्लॉट कर दिया है। ठीक है, ओके, तो आई एम श्योर आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा और समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप लोग प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लोग बहुत ऑन अ सीरियस नोट आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी जेई और एडवांस्ड मेंस और नीट के लिए, तो प्लीज टेक दीज क्वेश्चंस वेरी सीरियसली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसको आप अगेन अगेन सॉल्व करिए। ठीक है, और कोई अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप जरूर बताइए मुझे, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग अबाउट इट, टू लर्न सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो आई एम देयर ऑलवेज विद यू। ओके, so bye bye and take care. All right.